क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरा देश एक ऐसी तबाही का इंतजार कर रहा है जिसके आगे सब कुछ छोटा पड़ जाए? एक ऐसा मेगा अर्थक्वेक जिसके बारे में साइंटिस्ट्स कहते हैं कि उसका आना लगभग तय है, और इस आने वाले खतरे से बचने के लिए वह देश कुछ ऐसा बना रहा है जो इंसानियत के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। एक ऐसी चीज जो समंदर को शहर में घुसने से रोक देगी। लेकिन क्या हो अगर वही चीज उनके लिए एक कैद खाना बन जाए? क्या हो अगर उनका सबसे बड़ा रक्षक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो? यह कोई साई-फाई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह जापान की हकीकत है। एक ऐसी कहानी जिसमें टेक्नोलॉजी, डर, उम्मीद और प्रकृति के साथ इंसान की सबसे बड़ी जंग है। आज हम पर्दा उठाएंगे जापान के उस सबसे बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट से जिसे द ग्रेट जापानीज वॉल कहा जा रहा है, और हम जानेंगे कि आखिर क्यों जापान यह सब कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए इस सफर के अंत तक, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। वह काला दिन 11 मार्च 2011। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तारीख थी 11 मार्च 2011। जापान के लिए यह एक आम दिन था, लेकिन अगले कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। दोपहर के वक्त जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर एक जबरदस्त अर्थक्वेक आया। यह जापान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली अर्थक्वेक था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.0 थी। जमीन कांप रही थी, लेकिन असल तबाही तो आनी बाकी थी। इस अर्थक्वेक ने समंदर के नीचे एक ऐसी हलचल पैदा की जिसने एक विशाल सुनामी को जन्म दिया। समंदर की लहरें एक के बाद एक कई मंजिला इमारतों जितनी ऊंची उठकर जापान के तट की तरफ बढ़ने लगीं। उन लहरों ने लगभग 20 शून्य जिंदगियों को निगल लिया। 2500 से ज्यादा लोग तो आज तक लापता हैं। सुनामी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। 16 शहर, 95,000 बिल्डिंग्स, 23 ट्रेन स्टेशन, सैकड़ों मील लंबी सड़कें और रेलवे ट्रैक्स, सब कुछ पानी में बह गया। लाखों एकड़ खेती की जमीन मलबे और समुद्री पानी से भर गई। धोखा देने वाली दीवारें। आप सोच रहे होंगे कि जापान, जिसे अर्थक्वेक्स और सुनामीज का देश कहा जाता है, क्या इसके लिए तैयार नहीं था? तैयारी तो थी। कई सालों से जापान ने अपने कोस्टलाइन पर सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थीं। टारो नाम के एक टाउन में तो एक एक्स शेप की डबल सी वॉल थी जो 33 फीट ऊंची थी और पूरी दुनिया में सुनामी डिफेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मानी जाती थी। वहां के लोग इस दीवार पर इतना भरोसा करते थे कि जब सुनामी की खबर आई तो कुछ लोग डर कर भागने की जगह दीवार पर चढ़कर आती हुई लहरों को देखने लगे। लेकिन उस दिन प्रकृति का कहर इंसानी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा था। सुनामी की लहरें 33 फीट नहीं बल्कि 40 से 50 फीट तक ऊंची थीं। उन लहरों ने उस परफेक्ट दीवार को कागज की तरह फाड़ दिया। जिन लोगों को लगता था कि वह दीवार उन्हें बचा लेगी, वह गलत साबित हुए। यह दीवारें सुरक्षा का एहसास तो दे रही थीं, लेकिन असल में उन्होंने लोगों को एक झूठी तसल्ली दी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, रिलोकेशन। 2011 की तबाही ने जापान को एक कठोर सबक सिखाया। सिर्फ दीवारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक रेडिकल सॉल्यूशन अपनाया, रिलोकेशन, यानी शहरों को ही उनकी जगह से हटा दो। आज अगर आप उन तबाह हुए इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां पहले घर हुआ करते थे वहां अब खाली मैदान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे कम्युनिटीज को समंदर से दूर, अंदर की तरफ या फिर ऊंची जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया है। ओनागावा जैसे शहरों में तो कमाल ही कर दिया गया। वहां जमीन को ऊपर उठाकर बड़े बड़े आर्टिफिशियल प्लेटोज यानी पठार बनाए गए हैं। इन ऊंची जमीनों पर नए घर, स्कूल और हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। प्लान यह है कि अगर अगली बार सुनामी आए तो यह ऊंचे इलाके एक आइलैंड की तरह बच जाएं और पानी नीचे से निकल जाए। जब जमीन हिलेगी, बिल्डिंग नहीं, शहरों को शिफ्ट करने के साथ साथ जापान अपनी बिल्डिंग्स को भी फ्यूचर प्रूफ बना रहा है। एक मशहूर कहावत है, अर्थक्वेक्स लोगों को नहीं मारते, बिल्डिंग्स मारती हैं। इसीलिए जापान के इंजीनियर्स ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो बिल्डिंग को हिलने ही ना दे। बड़ी बड़ी स्काईस्क्रेपर्स के अंदर एक जायंट पेंडुलम की तरह शॉक अब्जॉर्बर्स लगाए जा रहे हैं जो अर्थक्वेक के झटकों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में स्प्रिंग्स या बॉल बेयरिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं ताकि जब जमीन हिले तो बिल्डिंग उसके साथ न हिले बल्कि थोड़ी सी स्वे होकर स्टेबल रहे। एक कंपनी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग को जमीन से कार्बन फाइबर के केबल से बांध दिया है, बिल्कुल एक टेंट की तरह,
ताकि जब अर्थक्वेक आए तो यह केबल्स बिल्डिंग को अपनी जगह पर पकड़े रखें। सबसे बड़ा खतरा नानकाई ट्रफ मेगा अर्थक्वेक, क्योंकि जापान जानता है कि 2011 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली खतरा तो अभी आना बाकी है। साइंटिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दशकों में जापान में एक मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आने वाला है, जो नानकाई ट्रफ नाम की एक फॉल्ट लाइन पर आएगा। इसकी तीव्रता 9.0 से भी ज्यादा हो सकती है। इसके आने की संभावना अगले 30 सालों में 70 से 80% तक बताई जा रही है। यह इतना बड़ा खतरा है कि 2011 का अर्थक्वेक इसके सामने कुछ भी नहीं होगा। और इसी महाविनाश से बचने के लिए जापान बना रहा है अपना सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। जापान का जवाब द ग्रेट जापानीज वॉल। पेश है द ग्रेट जापानीज वॉल। यह कोई एक दीवार नहीं है, बल्कि दीवारों की एक विशाल श्रृंखला है जो जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर 246 माइल्स यानी लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 51 फीट तक है, यानी एक 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। इस प्रोजेक्ट पर $12.74 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन इस दीवार का मकसद सुनामी को पूरी तरह रोकना नहीं है। 2011 से जापान ने सीखा है कि प्रकृति को रोकना नामुमकिन है। इस दीवार का असली काम है सुनामी की पहली और सबसे डिस्ट्रक्टिव लहर की स्पीड और ताकत को तोड़ना, उसे धीमा करना, ताकि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, ऊंची जगह पर भागने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स या मिनट्स मिल जाएं। 2011 में यही कुछ मिनट्स हजारों लोगों की जान बचा सकते थे। इस दीवार के दुश्मन। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हर कोई इस दीवार से खुश नहीं है। जिन कोस्टल टाउन्स में यह दीवार बनाई गई है, वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से उनका जीवन समंदर से जुड़ा रहा है। समंदर उनकी रोजी रोटी भी है और उनकी पहचान भी। यह दीवार उनके और समंदर के बीच आ गई है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह एक जेल में बंद हो गए हैं। इससे भी बड़ा डर यह है कि यह दीवार उन्हें प्रकृति के संकेतों से दूर कर देगी। सुनामी आने से पहले समंदर अक्सर पीछे हट जाता है, लेकिन इस ऊंची दीवार के पीछे से उन्हें यह संकेत दिखेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह दीवार एक बार फिर से सुरक्षा का झूठा एहसास देगी। लोग सोचेंगे कि वह सेफ हैं और इवैक्यूएशन में देरी करेंगे। और अगर सुनामी इस दीवार से भी ऊंची हुई तो दीवार के टूटने पर पानी और भी ज्यादा ताकत से शहर में घुसेगा। हमारे देश के लिए एक सोच। जापान की यह कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, यह हम सबके लिए एक सबक है। हमारे देश की भी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, हजारों किलोमीटर लंबी। हमारे भी कई बड़े और घनी आबादी वाले शहर समंदर के किनारे बसे हुए हैं। हम अक्सर प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन जापान हमें सिखाता है कि तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता। वह आने वाले खतरे को जानते हैं और उसके लिए आज काम कर रहे हैं, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। उनकी यह विशाल दीवार, उनके रिलोकेट होते शहर, उनकी अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स, यह सब इस बात का सबूत है कि वह अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। यह एक सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने कोस्टल इलाकों के लिए, वहां रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए इतने ही गंभीर हैं? क्या हम तैयार हैं? तो दोस्तों, द ग्रेट जापानीज वॉल सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार नहीं है। यह डर, अनुभव, टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बे का प्रतीक है। यह एक ऐसी कोशिश है जिसमें इंसान ने प्रकृति के आगे हार न मानने की कसम खाई है। इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। यह सुरक्षा देती है तो आजादी छीनती भी है। यह सही है या गलत, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, जब अगली बार समंदर अपना रौद्र रूप दिखाएगा। आपको क्या लगता है? क्या जापान का यह कदम सही है? क्या इंसान को प्रकृति से इस हद तक लड़ना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।